वेलकम टू ए एडू। और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग बिहार के मध्यकालीन बिहार को देख लिए थे, आधुनिक बिहार को हमने देख लिया। इसके बाद अब हम लोग चलते हैं राज्य व्यवस्था की ओर। बिहार का जो इंडियन पॉलिटी है, बिहार का जो पॉलिटी है राज्य व्यवस्था, उसको देखेंगे। 2 वीडियो में इसे समाप्त करेंगे हम लोग। तो चलिए, ये मेरा पहला पार्ट है इसका कि पृथक प्रांत के रूप में बिहार का गठन कब हुआ था। 1911 ईस्वी में। 1919 और 1935 के भारत सरकार के शासन अधिनियम में बिहार में भी क्रियान्वयन हुआ। तो जिस प्रकार भारत के संविधान में 1919 और 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, उसमें काफ़ी प्रभाव पड़ा था, खास करके 1935 का। तो बिहार में भी इसका व्यापक प्रभाव पड़ा 1919 और 1935 के भारत सरकार अधिनियम का। 1947 ईस्वी में देश आज़ाद होने के बाद 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान लागू हुआ। भारत सरकार अधिनियम 1935 में द्वैध व्यवस्था अर्थात डायरकी सिस्टम, अर्थात जो 1919 ईस्वी के जो कानून था उसमें लागू हुआ था, उसे समाप्त कर दिया गया। तो डायरकी सिस्टम को समाप्त कर दिया गया, द्वैध शासन व्यवस्था को। 1919 के विधान अधिनियम ने राज्यों को न केवल वित्तीय, प्रशासनिक तथा विधान संबंधी स्वायत्त प्रदान की, बल्कि 11 में से 6 राज्यों में विधानसभा के गठन का भी प्रावधान किया। याद रखेंगे 6 राज्यों में। याद रखेंगे इस राज्य का नाम है टीबी जुकाम, अब 7 हो गया है। बिहार में विधानसभा और विधान परिषद के लिए 152 तथा 30 सीटों की व्यवस्था की गई। तो बिहार में विधानसभा के लिए कितनी सीट? 152, जबकि विधान परिषद के लिए 30 सीटों की व्यवस्था हुई। 1919 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत बिहार में प्रथम विधानसभा चुनाव कब हुआ? 1937 ईस्वी में। 1937 ईस्वी के विधानसभा चुनाव में राज्य में 152 में से 70 निर्वाचन क्षेत्र सामान्य नागरिकों के लिए था, 15 अनुसूचित जाति के लिए, 7 अनुसूचित जनजाति के लिए, 39 मुसलमानों के लिए, 4 महिलाओं के लिए था, 2 सीट एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए, 2 यूरोपीय समुदाय के लिए, 13 विशिष्ट क्षेत्र जैसे कि व्यवसाय, उद्योग, बागान, भूस्वामी, विश्वविद्यालय शिक्षक तथा भारतीय मूल के ईसाइयों के लिए सुरक्षित था। 1937 के चुनाव के प्रमुख कौन थे? WG लेसी। तो 1937 ईस्वी में चुनाव के प्रमुख थे WG लेसी। 1937 ईस्वी के चुनाव में कांग्रेस 98 स्थानों पर विजयी रही। मुस्लिम लीग 20 सीटों के साथ दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी और अन्य को कितना सीट मिला? 15। 1937 ईस्वी के चुनाव में श्री कृष्ण सिंह कांग्रेस के नेता चुने गए। कांग्रेस हाई कमांड के आदेश पर श्री कृष्ण सिंह ने मुख्यमंत्री का पद ग्रहण करने से पहले सरकार के राजनीतिक स्वायत्तता का आश्वासन मांगा, पर तत्कालीन गवर्नर के नकारात्मक रवैये से क्षुब्ध होकर श्री कृष्ण सिंह ने मंत्रिमंडल बनाने से मना कर दिया। राजनीतिक स्वायत्तता के गतिरोध को समाप्त करने के लिए इंडिपेंडेंट पार्टी के श्री मोहम्मद यूनुस को मार्च 1937 ईस्वी में एक कार्यकारी सरकार बनाने का दायित्व सौंपा गया। श्री मोहम्मद यूनुस बिहार के पहले मुख्यमंत्री बने। उस समय प्रांतीय मुख्यमंत्री के लिए प्रधानमंत्री का पदनाम प्रयुक्त था। तो श्री मोहम्मद यूनुस बिहार के पहले प्रांतीय मुख्यमंत्री बने थे। याद रखेंगे प्रांतीय। और उस समय प्रांतीय मुख्यमंत्री के लिए कौन सा पद उपयुक्त था? प्रधानमंत्री। कांग्रेस हाईकमांड तथा गवर्नर जनरलों के विचारों में सहमति हो जाने के बाद 20 जुलाई 1937 ईस्वी को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार की पहली कांग्रेस सरकार की गठन हुई। पहली कांग्रेस सरकार के गठन के फलस्वरूप
डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा राज्य विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर बने। कौन बने? सच्चिदानंद सिन्हा राज्य विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर। 23 जुलाई 1937 ईस्वी को रामदयालु सिंह को अध्यक्ष तथा प्रोफेसर अब्दुल बारी को उपाध्यक्ष बनाया गया। 31 अक्टूबर 1939 ईस्वी को भारत बिना सहमति के प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हो गया, जिसके विरोध में सभी प्रादेशिक कांग्रेस सरकारों ने इस्तीफा दे दिया और राज्य की विधानसभा भंग हो गई। 1939 ईस्वी से 1945 ईस्वी तक कोई भी चुनाव नहीं हुआ और न ही विधानसभा का गठन हुआ। 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत 1946 ईस्वी में एक बार फिर से चुनाव कराया गया। कब? 1946 ईस्वी में। और श्री कृष्ण सिंह पुनः मुख्यमंत्री बने। कौन बने? श्री कृष्ण सिंह। 1946 के चुनाव में 39 सदस्य निर्वाचित हुए, जिसमें डॉक्टर सरोजिनी नायडू, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री जगजीवन राम तथा श्री तजुझुल हुसैन उल्लेखनीय हैं। स्वतंत्र भारत के संविधान के अंतर्गत पहला आम चुनाव कब हुआ? 1952 ईस्वी में, जिसमें 330 विधानसभा के सदस्य तथा एक मनोनीत सदस्य थे। 1952 के चुनाव में श्री कृष्ण सिंह ने मुख्यमंत्री का पद संभाला। तो 1952 के चुनाव में भी श्री कृष्ण सिंह ने मुख्यमंत्री का पद संभाला और ये इस पद पर 31 जनवरी 1961 तक अपनी मृत्यु तक रहे। तो इनका मृत्यु कब हुआ? 31 जनवरी 1961 और मृत्यु तक ये मुख्यमंत्री बने रहे। राज्यपाल राज्य प्रशासन का वैधानिक प्रधान होता है तथा राज्य का समस्त प्रशासन राज्यपाल के नाम से ही चलाया जाता है। राज्यपाल को मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करना होता है। वर्ष 1956 में व्यवस्था की गई कि एक से अधिक राज्यों में जब एक ही व्यक्ति राज्यपाल के रूप में कार्य करता है तो वह जिस राज्य में कार्य करेगा वह उसी राज्य की मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करेगा। तो एक बार फिर से इसे समझें कि 1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग राज्य का जो आयोग था उसका पुनर्गठन हुआ था। तो उसमें एक बात कहा गया कि एक से अधिक राज्यों में जब एक ही व्यक्ति राज्यपाल के रूप में कार्य करता है तो वह जिस राज्य में कार्य करेगा वह उसी राज्य की मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करेगा। अब राज्यपाल बनने के लिए क्या क्या योग्यता निर्धारित है? तो पहला, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, किसी भी लाभ के पद पर न हो। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। वर्तमान में राज्यपाल का वेतन 3.5 लाख रुपए है। आवास और अन्य सुविधाएं मिलती है, साथ ही साथ अन्य भत्ते और विशेषाधिकार भी प्राप्त है। अनुच्छेद 158 में लिखा गया है। तो अनुच्छेद 158 में क्या लिखा गया कि राज्यपाल को जो वेतन प्राप्त होता है, जो भत्ता प्राप्त होता है, जो अन्य उपलब्धियां प्राप्त होती हैं, उसमें कटौती नहीं की जा सकती। उसमें बढ़ोतरी होगा लेकिन पदावधि के समय में कम नहीं होगा। राज्यपाल सामान्यतः 5 वर्षों के लिए नियुक्त होता है, लेकिन अनुच्छेद 156 में क्या लिखा है? अनुच्छेद 156 में लिखा है कि उनका कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर निर्भर करता है। अर्थात राष्ट्रपति जब चाहे तो राज्यपाल को उसके पद से हटा सकता है। इसका मतलब है कि राज्यपाल को महाभियोग या अन्य विधियों से नहीं हटाया जा सकता, केवल राष्ट्रपति उसे स्वविवेक से हटा सकता है। अर्थात ऐसा नहीं कि जब मन तब हटा देगा। जब देखेगा कि राज्यपाल से जो हमारे राज्य का प्रशासन है वह ढंग से नहीं चल रहा तो वह उसको क्या कर सकता है? अपने विवेक से हटा सकता है। राज्यपाल को अनुच्छेद 213 के तहत राष्ट्रपति के अनुच्छेद 123 के तहत प्राप्त अधिकार है। तो जिस प्रकार राष्ट्रपति को अनुच्छेद 123 के तहत अधिकार प्राप्त है केंद्र में, वही अधिकार अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को राज्यों में प्राप्त है।
राज्यपाल राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्त करता है तथा मुख्यमंत्री के सलाह पर वह मंत्री परिषद के अन्य सदस्यों की भी नियुक्ति करता है। राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता और राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की भी नियुक्ति करता है। राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। तो राज्यपाल के सलाह पर ही राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के एक सदस्य को मनोनीत करता है। तो इम्पोर्टेंट है कि राज्यों में राज्यपाल कितने आंग्ल भारतीय समुदाय की नियुक्ति करता है, तो एक विधानसभा में। राज्यपाल ऐसे व्यक्तियों को जिन्होंने साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन तथा सामाजिक सेवा के संबंध में विशेष ज्ञान तथा अनुभव प्राप्त किया है, तो विधान परिषद में कुल सदस्यों की एक सभा 1/6 संख्या को क्या करता है, तो यह मनोनीत करता है। राज्यपाल को राज्य विधानमंडल का सत्र बुलाने, सत्र स्थगन करने और विधानसभा को विघटित करने का भी अधिकार प्राप्त है। राज्य विधानमंडल का अंग होने के नाते विधानमंडल में अभिभाषण करने तथा विधानमंडल में संदेश भेजने का भी अधिकार राज्यपाल को प्राप्त है। अब है कि राज्यपाल विधानमंडल के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करता है। तो वार्षिक वित्तीय विवरण विधानमंडल के समक्ष कौन प्रस्तुत करता है? राज्यपाल। राज्यपाल को धन विधेयक तथा अनुदान मांगों की सिफारिश करने का भी शक्ति प्राप्त है। राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही विधानमंडल के द्वारा पारित विधेयक, अधिनियम अर्थात कानून बनते हैं। जब कोई विधेयक राज्यपाल के पास अनुमति के लिए भेजा जाता है तो वह इनकार करके कानून बनाने से रोक भी सकता है। कोई ज़रूरी नहीं कि उस विधेयक पर वह सिग्नेचर ही कर दे। राज्यपाल किसी व्यक्ति को दिए गए दंड को क्षमादान, लघुकरण, निलंबन आदि में परिवर्तित कर सकता है। तो राज्यपाल किसी व्यक्ति को दिए गए दंड को क्षमादान, लघुकरण, निलंबन आदि में परिवर्तित कर सकता है, लेकिन फांसी की सज़ा को वह टाल नहीं सकता। लेकिन यह अधिकार राष्ट्रपति के पास सुरक्षित है। अनुच्छेद 161 के अनुसार राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका के विस्तार तक की विधि का उल्लंघन करने वालों को कुछ हद तक छूट दे सकता है। तो अनुच्छेद 161 के अनुसार क्या वर्णन है कि राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका के विस्तार तक की विधि का उल्लंघन करने वाले को कुछ हद तक छूट दे सकता है। राज्य में संकट की स्थिति में अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति से अपने राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश कर सकता है। इसके बाद वह राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में राज्य का संचालन भी करता है। तो यदि राज्यपाल को लगता है कि उसके राज्य में बहुत संकट की स्थिति आ चुकी है, आपात की स्थिति आ चुकी है, तो इस स्थिति में राष्ट्रपति को परामर्श देता है, राष्ट्रपति को यह कहता है कि आप अनुच्छेद 356 का प्रयोग करके देश में राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दीजिए। और जब राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है तो राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में उस राज्य का संचालन करता है। अर्थात सारा शासन किसके हाथों में चलाता है? राष्ट्रपति राज्यपाल को दे देता है। राष्ट्रपति को भेजे जाने वाले संदेश का राज्यपाल स्वविवेक से प्रयोग करता है, अर्थात अपने विवेक से। कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें राज्यपाल मंत्री परिषद के सलाह के बाद भी अपनी इच्छा से करता है। तो कुछ ऐसे भी कार्य हैं जिन्हें राज्यपाल मंत्री परिषद की सलाह लेने के बाद भी अपनी इच्छा से करता है। राज्यपाल स्वविवेक से किए गए कार्य किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किए जा सकते। अर्थात राज्यपाल यदि अपने विवेक से कोई कार्य किया है तो उसके विरुद्ध न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती। अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन कुछ विषयों से संबंधित विधानमंडल के द्वारा पारित विधायकों को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए आरक्षित होना चाहिए। स्वतंत्रता पूर्व बिहार के पहले राज्यपाल कौन बने?
स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले राज्यपाल थे बिहार के सर मॉरिस गार्नियर हैलेट, सर मॉरिस गार्नियर हैलेट। जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहले राज्यपाल कौन बने बिहार के? जयराम दास दौलत राम। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले बिहार के गवर्नर थे पहले राज्यपाल सर मॉरिस गार्नियर हैलेट, जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहले राज्यपाल या गवर्नर बने बिहार के जयराम दास दौलत राम। यहाँ पे कुछ बिहार के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राज्यपाल को के बारे में यहाँ पे दिया गया है, आप लोग उसे देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जनरली पहला पूछा जाता है और वर्तमान का, तो यदि आ जाए इसके बीच में तो वो रेयर केस है, ऐसा अमूमन होता नहीं है, तो इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे एक बार इसे देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये नंबरिंग के अनुसार दिया गया है, कब से कब तक ये थे राज्यपाल वो भी दिया गया है, स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल को उसकी कृतियों का प्रयोग करने में मदद और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होता है, और उस मंत्री परिषद का मुखिया कौन होता है? तो वह मुख्यमंत्री कहलाता है। तो अनुच्छेद 163 में लिखा गया है कि राज्यपाल के उसके कामों में सहयोग के लिए एक मंत्री परिषद होता है जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होता है उस राज्य का। किसी राजनीतिक दल के प्रदेश विधान सभा के बहुमत वाले में किसी नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री बनाता है। तो जिसका बहुमत होता है विधानसभा में, उसी में से किसी एक नेता को वो टीम क्या करते हैं? तो अपना मुख्यमंत्री चुनते हैं और राज्यपाल उसको शपथ दिला देता है। विधानसभा में किसी दल का स्पष्ट बहुमत न होने से राज्यपाल स्वविवेक से मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर सकता है। यदि कोई बहुमत बल का नेता नहीं है, स्पष्ट नज़र नहीं आ रहा है, तो राज्यपाल क्या कर सकता है? अपने विवेक का प्रयोग करके उसी में से किसी एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना सकता है। मुख्यमंत्री का शासन केंद्र में होता है जो प्रधानमंत्री का होता है, तो भी राज्यों में मुख्यमंत्री का वही शासन होता है, वही कार्य जो केंद्र में प्रधानमंत्री का होता है। राज्यपाल चाहे तो गैर विधानसभाई अध्यक्ष सदस्य को भी मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है, बशर्ते वह 6 माह के भीतर विधानसभा या विधान परिषद का निर्वाचित सदस्य बन जाए। तो यह राज्यपाल चाहे तो गैर विधानसभा के सदस्यों को भी मुख्यमंत्री बना सकता है, लेकिन उसके लिए 6 माह के अंदर विधानसभा या विधान परिषद का उसे निर्वाचित सदस्य बनना पड़ेगा। सामान्य परिस्थितियों में मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का। तो सामान्य परिस्थितियों में मुख्यमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं है। संवैधानिक दृष्टि से राज्यपाल की कृपा तक मुख्यमंत्री बना रहता है। तो संवैधानिक दृष्टि से देखा जाए तो राज्यपाल की दया कृपा पर ही मुख्यमंत्री का पद निर्धारित रहता है, किंतु व्यवहारिक जीवन में जब तक मुख्यमंत्री रहता है तब तक उसके दल को विधानसभा में बहुमत समर्थन प्राप्त है लेकिन व्यवहारिक रूप में जब तक वह मुख्यमंत्री रहता है तब तक उसके दल को विधानसभा में समर्थन प्राप्त होता है। वह जब तक विधानसभा में उसके दल को समर्थन प्राप्त है तभी वह व्यक्ति मुख्यमंत्री में रहता है। मुख्यमंत्री का कार्यकाल स्वतः बढ़ जाता है यदि राज्य व्यवस्थापिका कार्यकाल बढ़ जाता है। यदि राज्य के व्यवस्थापिका कार्यकाल बढ़ जाए तो मुख्यमंत्री का कार्यकाल भी आसानी से आगे बढ़ जाएगा। मुख्यमंत्री की मंत्री परिषद में केंद्रीय स्थिति होती है तथा वह उसके निर्माण एवं
निर्माण और जीवन का निर्णायक बिंदु होता है। मंत्रिपरिषद के निर्माण मुख्यमंत्री की नियुक्ति से होता है। तो मुख्यमंत्री की मंत्रिपरिषद में केंद्रीय स्थिति होता है तथा वह उसके निर्माण और जीवन का निर्णायक बिंदु होता है। मंत्रिपरिषद का निर्माण मुख्यमंत्री की नियुक्ति से होता है। मंत्रिपरिषद के दूसरे सदस्य मुख्यमंत्री की परामर्श पर राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। मंत्रियों के विभागों का बंटवारा और असंतुष्ट होने पर मंत्रिमंडल से उनके निष्कासन जैसे अधिकार मुख्यमंत्री के पास होते हैं। तो मुख्यमंत्री जो है मंत्रियों के विभागों का बंटवारा करता है, साथ ही साथ अगर वह असंतुष्ट हो जाएगा तो मंत्रिमंडल से उन्हें हटा भी सकता है और अधिकार होता है मुख्यमंत्री के पास। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के बैठकों की अध्यक्षता करता है और उसका निर्णय वही जो निर्णय लेगा वह पूरा मंत्रिपरिषद का निर्णय मान लिया जाएगा। विधानसभा के प्रस्तावों की रचना मुख्यमंत्री के सलाह पर की जाती है। तो विधानसभा के प्रस्तावों की रचना किसकी सलाह पर? मुख्यमंत्री के सलाह पर होती है। मुख्यमंत्री सदन में विचार विमर्श और बहस में निर्णायक भूमिका अदा करता है। मुख्यमंत्री सदन में सभी नीति संबंधी घोषणाएं करता है और शासन की नीतियों के औचित्य को सिद्ध करते हुए उन्हें सुरक्षा प्रदान करता है। मुख्यमंत्री बहस के क्रम में हस्तक्षेप करके मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति के पक्ष में तर्क दे सकता है। संपूर्ण सदन महत्वपूर्ण तिथियों की घोषणाओं के संबंध में मुख्यमंत्री पर ही निर्भर होता है। तो जितना सदन होता है 3 विधानसभा विधान परिषद, तो ये जो मुख्यमंत्री बहस के क्रम में जो संपूर्ण सदन होता है उसकी महत्वपूर्ण तिथियों की घोषणा मुख्यमंत्री घोषणाओं के संबंध में मुख्यमंत्री पर ही निर्भर है। मुख्यमंत्री राज्यपाल को विधानमंडल के कार्यकाल समाप्त होने के पहले ही भंग करके सलाह दे सकता है। तो मुख्यमंत्री क्या करता है? राज्यपाल का विधानमंडल के कार्यकाल समाप्त होने के साथ ही पहले ही भंग करने की सलाह दे सकता है। मुख्यमंत्री राज्यपाल तथा मंत्रिपरिषद के मध्य समन्वय सूत्र का कार्य करता है। तो मुख्यमंत्री राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के मध्य समन्वय सूत्र का कार्य करता है। मुख्यमंत्री व्यवस्थापिका तथा राज्य के प्रशासन के निर्णयों की जानकारी राज्यपाल को देता है। तो मुख्यमंत्री व्यवस्थापिका तथा राज्य के प्रशासन के निर्णयों की जानकारी किसको देता है? राज्यपाल को। यदि मुख्यमंत्री का दल राज्य की विधानसभा में पूर्ण बहुमत में है और उसके सभी सदस्य नियंत्रण में हैं, तो वह प्रशासन पर अपना आधिपत्य स्थापित कर सकता है। परंतु केंद्र में भी उसका दल बहुमत में होना चाहिए, शासन में होना चाहिए। जैसे अगर दल का मुख्यमंत्री जिसकी सत्ता केंद्र में नहीं है अस्थिर होता है, क्योंकि राज्यपाल के साथ उसका मधुर संबंध नहीं हो सकता। संविध सरकार के मुख्यमंत्री की स्थिति अत्यंत ही अस्थिर है और कमजोर होती है, क्योंकि उसे न केवल विभिन्न घटकों को संतुष्ट करना पड़ता है, बल्कि शासन व्यवस्था के लिए विभिन्न परस्पर विरोधी निर्देशों को भी अलग करना पड़ता है।
यहाँ पर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बिहार के मुख्यमंत्रियों का लिस्ट दिया गया है। पहले मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह, 22 अप्रैल 52 से लेकर 5 मई 1958 तक, लगभग 5 बरस। फिर दूसरे बने श्री कृष्ण सिंह ही 6 स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 6 मई 1957 से 31 जनवरी 1961 तक। तीसरे बने दीप नारायण सिंह 1 फरवरी 1916 से 18 फरवरी 1961 तक। तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग इसे देख लेंगे। राज्य की कार्यपालिका को सुचारू ढंग से चलाने के लिए मुख्यमंत्री एक मंत्री परिषद का गठन करता है। मंत्री परिषद के सदस्य होने के लिए यह अनिवार्य है कि वह व्यक्ति विधानसभा अथवा विधान परिषद का सदस्य होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो वह व्यक्ति 6 महीने के अंदर दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य, चाहे विधानसभा चाहे विधान परिषद, दोनों में से किसी एक का सदस्य होना जरूरी है। मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री प्रथम स्तर के मंत्री होते हैं तथा क्रियाकलाप के मामले में ज़्यादा स्वतंत्र होते हैं। अपने संबंध विभाग के सर्वोच्च कार्यकारी प्रधान होते हैं। मुख्यमंत्री अपने संबद्ध विभाग के सर्वोच्च कार्यकारी प्रधान होते हैं तथा नीतिगत निर्णयों के संदर्भ में इनके विचारों को प्राथमिक माना जाता है। मंत्रिमंडल में दूसरे स्तर के मंत्री राज्य स्तर के स्वतंत्र प्रभार के मंत्री होते हैं। वास्तव में ये मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री होते हैं। वास्तव में ये मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री के सहायक होते हैं, परंतु अगर कोई उप विभाग ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है तो उसका प्रभार स्वतंत्र रूप से कोई राज्य मंत्री को भी दिया जाता है। राज्य मंत्री तीसरे स्तर के मंत्री होते हैं जो मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री के सहायक की भूमिका अदा करते हैं। उपमंत्री महापरिषद में उपमंत्री मंत्री परिषद में चौथे स्तर के मंत्री परिषद होते हैं। चौथे स्तर के मंत्री होते हैं उपमंत्री। अगर विभाग का कार्य काफ़ी जटिल है तो सहूलियत के लिए उपमंत्रियों की भी मंत्री परिषद में शामिल कर लिया जाता है। राज्य का विधानमंडल राज्यपाल, विधानसभा तथा विधान परिषद को मिलकर बनता है। जो राज्य का विधानमंडल है उसमें विधानसभा, राज्यपाल और विधान परिषद तीनों आते हैं। भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था होने के कारण राज्यों में पृथक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है। राज्य विधानमंडल के अनुसार राज्य विधानमंडल में एक सदन या 2 सदन भी हो सकते हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, जम्मू कश्मीर और आंध्र प्रदेश में द्विसदनीय व्यवस्था है। तो ये सूत्र याद कर लेंगे, टीबी जुकाम, जहाँ पे विधान परिषद है, विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। टी से तेलंगाना, बी से बिहार, जैसे जम्मू कश्मीर, यू से उत्तर प्रदेश, के से कर्नाटक, ए से आंध्र प्रदेश, एम से महाराष्ट्र। तो इन सभी राज्यों में क्या है तो द्विसदनीय है, विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। जिन राज्यों में विधान परिषद नहीं होता वहाँ राज्यपाल तथा विधानसभा से मिलकर विधानमंडल का निर्माण होता है। तो जिन राज्यों में विधान परिषद नहीं होता वहाँ राज्यपाल और विधानसभा से मिलकर ही विधानमंडल का निर्माण होता है तथा विधानसभाओं को विधि निर्माण के समस्त अधिकार प्राप्त होते हैं। तो विधि निर्माण का समस्त अधिकार किसे प्राप्त होता है? विधानसभा को। अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा के सदस्य उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष मताधिकार के द्वारा चुन लिए जाते हैं। तो अनुच्छेद 170 में लिखा गया है कि प्रत्येक राज्य की विधानसभा के सदस्य उस राज्य में
प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष मताधिकार के द्वारा चुने जाते हैं। किसी भी राज्य की विधानसभा में 500 से अधिक तथा 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते, अर्थात विधानसभा में कम से कम 60 सदस्य और अधिकतम 500 सदस्य होने आवश्यक है। लेकिन सिक्किम विधानसभा अनुच्छेद 170 की अपवाद है। यह बात लिखा गया किसमें? आर्टिकल 170 में। लेकिन 170 का अपवाद कौन है? सिक्किम। यहाँ विधानसभा में मात्र 32 ही सदस्य हैं। कितने? 32। 60 से कम है। प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में जनसंख्या के अनुसार समान प्रतिनिधित्व के लिए प्रत्येक जनगणना की समाप्ति के बाद समायोजन किया जाता है। राज्यपाल को अगर ऐसा लगता है कि विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं है तो वह ऐसे एक सदस्य को विधानसभा में मनोनीत कर सकता है। विधानसभा सदस्यता के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए जिनकी उम्र साल निम्नतम कितनी निर्धारित है? 25 वर्ष। तो विधानसभा के सदस्य बनने के लिए मिनिमम आयु 25 वर्ष है। उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। कोई भी लाभ के पद पर आसीन नहीं होना चाहिए। संसद के द्वारा अयोग्य नहीं ठहराया गया हो तथा दिवालिया और पागल घोषित नहीं किया गया हो। विधानसभा सदस्य की सदस्यता समाप्त होने के लिए इसकी सदस्यता कैसे समाप्त होगी? तो यदि विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया जाए, यदि विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया जाएगा तो विधानसभा की सदस्यता ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगी। विधान परिषद का सदस्य मनोनीत हो जाए। अब विधानसभा को छोड़ के किस में चला जाए? विधान परिषद के सदस्य मनोनीत हो जाए। यदि सदस्य अन्य किसी राज्य के विधान मंडल का सदस्य निर्वाचित हो जाए और निर्धारित अवधि के भीतर वह किसी एक राज्य के विधान मंडल को इस्तीफा न दे दे, यदि कोई सदस्य विधान मंडल का सदस्य अन्य राज्य के विधान मंडल का सदस्य निर्वाचित हो जाए और एक निर्धारित अवधि के अंदर वह किसी एक राज्य के विधान मंडल को इस्तीफा दे देता है तो इसे एक का विधानसभा का सदस्यता समाप्त हो जाएगा। यदि वह सदन की अनुमति के बिना लगातार 60 दिन सदन में अनुपस्थित रहे, यदि कोई सदस्य बिना सदन की अनुमति के लगातार 2 महीना सदन से गायब रहे, अर्थात 60 दिन सदन से गायब रहे, तो उसे सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। यदि वह संसद के द्वारा स्वीकृत नियमों का अंतर्गत दल बदल का दोषी सिद्ध हो जाए, तो दल बदल हमने बताया था कि अनुसूची 10 में है, जिसको 1985 के 52वें संविधान संशोधन के अंतर्गत शामिल किया गया था 10वीं अनुसूची में। तो यदि वह संसद के द्वारा स्वीकृत नियमों के अंतर्गत दल बदल का दोषी सिद्ध हो जाए तो भी उसे विधानसभा की सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। सामान्यतः विधानसभा प्रथम अधिवेशन की प्रारंभ होने की तिथि से 5 वर्ष तक बना रहता है, लेकिन राज्यपाल चाहे तो इसे पहले भी भंग कर सकता है। कितने वर्ष तक? तो 5 वर्ष तक इसका कार्यकाल है। राज्य में आपात स्थिति लागू होने पर संसद के द्वारा विधानसभा की अवधि 6 महीने तक बढ़ाई जा सकती है। तो अगर आपातकाल लागू हो गया तो राज्यपाल 6 महीने की अवधि के लिए क्या कर सकता है? बढ़ा सकता है। विधानसभा की अवधि 6 माह करके अधिकतम 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। तो 6 महीने, लेकिन बढ़ेगा 6 महीने ही, लेकिन अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ा सकता है, अर्थात 6 बार 6 माह तक बढ़ा सकता है राज्यपाल। राज्य में आर्टिकल 178 के अनुसार विधानसभा अपने 2 सदस्यों को क्रमशः अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनती है। तो अनुच्छेद 178 में लिखा गया है कि विधानसभा के सदस्य अपने सदस्यों में से ही एक अध्यक्ष का और दूसरा उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। विधानसभा अध्यक्ष सदन का संचालन करता है, अनुशासन बनाए रखता है, भाषण देता है, प्रश्न पूछता है और विधेयक प्रस्तावों को प्रस्तुत करने की अनुमति देता है, प्रस्तावों पर मतदान कराता है तथा परिणाम की घोषणा करता है। पक्ष विपक्ष में मत बराबर होने की स्थिति में
वह निर्णायक मत देता है। कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, यह प्रमाणित करता है कौन? विधानसभा। और उसका निर्णय जो होता है वह अंतिम निर्णय होता है। 14 दिन की पूर्व सूचना पर प्रस्तुत तथा अपने सब तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा विधानसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को उनके पद से हटा सकती है। विधान परिषद विधानमंडल का द्वितीय सदन है। इसकी सदस्य संख्या कम से कम 40 और अधिक से अधिक विधानसभा के सदस्यों की 1/3 होती है। तो अभी हमने क्या बताया कि विधानसभा में कम से कम 60 और अधिकतम 500 सदस्य होने चाहिए, लेकिन विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य और अधिक से अधिक विधानसभा में उपस्थित सदस्यों की संख्या का 1/3 होना चाहिए। जैसे कि यदि विधानसभा में 180 सदस्य उपस्थित हैं तो विधान परिषद में कम से कम 1/3 अर्थात 60 सदस्यों का होना आवश्यक है और मिनिमम 40 तो रहेंगे ही। विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से होता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से विधान परिषद के कुल सदस्यों में से 5/6 सदस्य निर्वाचित होते हैं और 1/6 सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो विधानसभा में जितने सारे सदस्य होते हैं उसके कुल सदस्यों में से 5/6 हिस्सा निर्वाचित होकर आते हैं और 1/6 राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। निर्वाचित सदस्यों में विधान परिषद के कुल सदस्यों के 1/12 सदस्य उस राज्य के कम से कम 3 वर्षों तक स्नातक रहे स्नातकों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक मंडल के द्वारा चुने जाते हैं। विधान परिषद की कुल संख्या के 1/12 सदस्य राज्य की माध्यमिक पाठशाला एवं उच्च शिक्षण संस्थाओं में 3 वर्ष से अधिक समय तक अध्यापन करने वाले अध्यापकों से मिलकर बने। निर्वाचक मंडल 1/3 सदस्य नगर पालिकाओं, जिला परिषद, स्थानीय निकाय, 1/3 सदस्य विधानसभा सदस्यों के द्वारा निर्वाचित तथा शेष जो 1/6 बच जाते हैं उन्हें राज्यपाल साहित्य, कला, विज्ञान, समाजसेवी आदि विविध क्षेत्रों से राज्य परिषद में मनोनीत करता है। 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं। तो विधानसभा के सदस्यों के द्वारा कितने सदस्य चुने जाते हैं? 1/3 सदस्य। विधान परिषद की सदस्यता के लिए क्या क्या योग्यता होना चाहिए? पहला तो भारत का नागरिक होना चाहिए, उम्र कम से कम 30 वर्ष, और विधानसभा के लिए क्या बताया हमने? कम से कम 25 वर्ष, और विधान परिषद के लिए कम से कम 30 वर्ष। भारत सरकार या राज्य के अधीन किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। पागल अथवा दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए। न्यायालय द्वारा किसी भी मुद्दे में दोषी नहीं ठहराया गया हो। विधान परिषद एक अस्थायी सदन है। तो विधान परिषद क्या है? एक अस्थायी सदन है। जिस प्रकार केंद्र में राज्यसभा अस्थायी सदन है, उसी प्रकार राज्य में विधान परिषद एक अस्थायी सदन होता है जिसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर अवकाश ग्रहण कर लेते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्य मनोनीत कर लिए जाते हैं। वैसे विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। विधान परिषद अपने सदस्यों में से एक सभापति और एक उपसभापति का चुनाव करते हैं। तो जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं अपने में से एक विधान परिषद, एक सभापति और एक उपसभापति का चुनाव करते हैं। अनुच्छेद 184 में लिखा गया है कि सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति तथा उपसभापति की अनुपस्थिति में विधान परिषद के नियमानुसार कोई अन्य व्यक्ति सभापति को पदभार संभालता है। तो यह बात लिखा गया आर्टिकल
184 में 184 में अनुच्छेद 186 में क्या लिखा गया है कि जो सभापति होता है अर्थात अध्यक्ष होता है और उपसभापति अर्थात जो उस उपसभा अध्यक्ष होता है तो वह वेतन और भत्ते आदि राज्य विधानमंडल के द्वारा निर्धारित होते हैं। तो उनका वेतन और भत्ता किसके द्वारा निर्धारित होता है? राज्यों के विधानमंडल के द्वारा, उस राज्य का विधानमंडल जिसमें वह है। विधान परिषद का अस्तित्व विधानसभा की इच्छा पर निर्भर करता है। तो विधान परिषद का अस्तित्व किस पर निर्भर करता है? विधानसभा की इच्छा पर। विधान परिषद एक विलंबकारी सदन है, इसे पुनः निरीक्षण का प्रभावी अधिकार नहीं है। तो जो विधान परिषद है एक विलंबकारी सदन है, इसे पुनः निरीक्षण का प्रभावी अधिकार नहीं होता। विधान परिषद से प्रारंभ होने वाले विधेयक को विधानसभा अस्वीकार ही नहीं अपितु समाप्त भी कर सकता है। तो विधान परिषद से प्राप्त होने वाले विधेयक को विधानसभा क्या कर सकता है? अस्वीकार कर सकता है, साथ ही साथ उसे समाप्त भी कर सकता है। विधान परिषद धन विधेयकों को 14 दिन तक रोक कर रख सकता है, लेकिन साधारण विधेयकों को केवल 3 महीने तक रोक सकता है। तो विधान परिषद धन विधेयक को अधिकतम कितने दिनों तक रोक के रखेगा? 14 दिन, और साधारण विधेयक को केवल 3 महीना। विधान परिषद धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए केवल 1 माह तक रोक कर रख सकता है। तो विधान परिषद विधेयक को पुनर्विचार के लिए केवल 1 महीने तक अपने पास सुरक्षित रख सकता है। किसी विधेयक पर विधानसभा और विधान परिषद में गतिरोध उत्पन्न हो जाए तो दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का कोई भी प्रावधान नहीं है। ऐसी दशा में विधानसभा का निर्णय ही क्या होता है? अंतिम होता है। लेकिन केंद्र में ऐसा है, यदि लोकसभा और राज्यसभा में विवाद हो जाए तो उसकी संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। और अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष। बिहार ने 1912 में एक पृथक प्रांत का रूप लिया। तो बिहार में 1912 ईस्वी में एक पृथक प्रांत का गठन हुआ। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 9 फरवरी 1916 ईस्वी को हुई। तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 9 फरवरी 1916 ईस्वी को। 1936 ईस्वी में उड़ीसा से अलग होकर बिहार एक स्वतंत्र राज्य बना। तो 1936 ईस्वी में उड़ीसा से अलग होकर बिहार एक स्वतंत्र राज्य बना। पटना उच्च न्यायालय की अस्थायी बेंच की स्थापना कहाँ पे की गई? तो 1972 ईस्वी में रांची में। तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना, अस्थायी बेंच की स्थापना कहाँ पे की गई? 1972 ईस्वी में रांची में। पटना उच्च न्यायालय के अस्थायी बेंच का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो छोटा नागपुर के निर्धन और पिछड़े आदिवासियों की सहायता करना। 1976 ईस्वी के बाद पटना का अस्थायी बेंच बनाया गया था। पटना हाईकोर्ट का अस्थायी बेंच 1976 ईस्वी के बाद बनाया गया था। झारखंड के बंटवारे के बाद अस्थायी बेंच झारखंड उच्च न्यायालय में चला गया और पटना उच्च न्यायालय में अब कोई अस्थायी बेंच नहीं रह गया है। उच्च न्यायालय में मूल रूप से दायर मामलों पर या सेशन न्यायालय के द्वारा दिए गए फैसले के विरुद्ध अपील पर सुनवाई होती है। नागरिक और अपराधी याचिकाओं, निर्वाचन मामले, कंपनी अधिनियम के मामले, वसीयत संबंधित और वैवाहिक संदर्भ के मामले ही उच्च न्यायालय में मूल रूप से दायर किए जाते हैं। अब पटना उच्च न्यायालय के क्या क्या अधिकार हैं? तो पहला अधिकार है कि इसके अंतर्गत संविधान की व्याख्या तथा नागरिकों के अधिकार की सुरक्षा संबंधी मामले सुरक्षित हैं। अर्थात यह राज्यों के अंतर्गत संविधान की व्याख्या करता है
और नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करता है। इसके बाद अपीलीय क्षेत्राधिकार है। इसके अंतर्गत दीवानी तथा फौजदारी मामले अर्थात जिलों के सेशंस न्यायालय के फांसी की सज़ा की अपील उच्च न्यायालय के द्वारा सुनने के बाद उसे घोषित न करने का भी अधिकार है। तो अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जो पटना हाईकोर्ट है उसे दीवानी और फौजदारी मामले जैसे कि जिले के सेशन और न्यायालय के फांसी की सज़ा की अपील तथा न्यायालय के द्वारा सुनने के बाद उसे उचित घोषित न कर दे, यह भी अधिकार प्राप्त है। जो व्यक्ति हाई कोर्ट, इसके बाद है प्रशासकीय क्षेत्राधिकार। राज्य के सभी अधीनस्थ न्यायालयों का निरीक्षण करना, उस पर नियंत्रण स्थापित करना और उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्यपाल के द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करना तथा न्यायाधीश की पदोन्नति करना, यह भी अधिकार प्राप्त है किसे? पटना हाईकोर्ट को। जो व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है वह महाधिवक्ता बनता है किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। अभी हमने बताया कि जो व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है वह महाधिवक्ता बनता है और राज्यपाल के द्वारा, किसके द्वारा महाधिवक्ता बना जाता है? राज्यपाल के द्वारा। महाधिवक्ता का कार्य राज्य की सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देना है तथा ऐसे कार्य करना है जो परामर्श से राष्ट्रपति करता है। कौन? जो राष्ट्रपति के परामर्श से किया जाएगा। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श लिया जाता है। तो इसमें किससे परामर्श लिया जाता है? भारत के सुप्रीम कोर्ट के जज से। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की उम्र में सेवानिवृत्त होते हैं। तो 62 वर्ष की उम्र में हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं वे रिटायर होते हैं। किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से किसी अन्य उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया जा सकता है। तो किसी न्यायाधीश को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में भेजा जा सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 10 वर्ष की न्यायाधीश के रूप में काम करना चाहिए, किसी भी अधीनस्थ न्यायालय के अधीन या उच्च न्यायालय के महाधिवक्ता का पद होना चाहिए और उच्च न्यायालय के महाधिवक्ता के रूप में 10 वर्ष की सेवा में किसी अधीनस्थ न्यायालय की सेवा में या उच्च न्यायालय के महाधिवक्ता की 10 वर्ष की सेवा होनी चाहिए। तो महाधिवक्ता के रूप में 10 वर्ष, उसके बाद या किसी अधीनस्थ न्यायालय का जज होना चाहिए, उसमें भी 10 वर्ष का सेवा होना चाहिए। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश सर एडवर्ड मायनर्ड डेस चमियार थे, जो 1916 से 1917 ईस्वी तक वर्तमान न्यायाधीश रवि रंजन है। तो पटना उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? सर एडवर्ड मायनर्ड डेस चमियार 1916 से 1917 ईस्वी तक थे। जब वर्तमान न्यायाधीश, अब वर्तमान में न्यायाधीश कौन है? तो बदल चुके हैं। अब है पटना उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश सर मायनर्ड डेस चमियार थे, जो 1916 से 1917 बने थे। जबकि वर्तमान न्यायाधीश दूसरे हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी आसानी से पदच्युत नहीं किया सकता, तो हाई कोर्ट के जज को भी आसानी से हटाया नहीं जा सकता। मुख्य न्यायालय के अनुपस्थित होने की दशा में राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति न्यायालय के किसी भी अन्य न्यायाधीश को कार्यवाहक न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का सलाह दे सकता है। यदि किसी भी समय किसी उच्च न्यायालय में कार्य की अधिकता हो गई है तो राष्ट्रपति 2 वर्षों के लिए या 1 से अधिक वर्ष के लिए न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहायता के लिए
जिला एवं सेशन न्यायाधीश के दर्जे के 3 रजिस्ट्रार, 4 संयुक्त रजिस्ट्रार, उप रजिस्ट्रार और सहायक रजिस्ट्रार क्या होते हैं तो नियुक्त होते हैं। जिलों में 4 संयुक्त रजिस्ट्रार होते हैं, एक नायब और तो जिलों में सब 4 संयुक्त रजिस्ट्रार होते हैं, एक उप रजिस्ट्रार और एक सहायक रजिस्ट्रार नियुक्त होते हैं। जिलों में सब ऑर्डिनेट न्यायिक सेवा इस प्रकार है। तो जिलों में सब ऑर्डिनेट न्यायिक सेवा किस प्रकार है। मुंसिफ जिसे न्यायिक मजिस्ट्रेट कहते हैं, सब ऑर्डिनेट जज, साथ में सहायक सनसन जज, सहायक सेशन जज, अतिरिक्त जिला और सेशन जज। जिला एवं सेशन जज प्रशासनिक प्रधान होता है। तो जो जिला एवं सेशन जज होता है वह प्रशासनिक प्रधान होता है। जिला एवं सेशन जज की नियुक्ति हाईकोर्ट के द्वारा होती है। किसके द्वारा? उच्च न्यायालय के द्वारा। प्रशासनिक मामलों में जिला एवं सेशन जज के सहायक के रूप में रजिस्ट्रार का पद जज के बराबर होता है। किसके बराबर? रजिस्ट्रार का पद जज के बराबर। पटना उच्च न्यायालय में पारिवारिक न्यायालय की भी स्थापना की गई है। तो पटना हाईकोर्ट में किसकी स्थापना? पारिवारिक न्यायालय। बिहार के 1912 ईस्वी में बंगाल के अलग होने के बाद राज्य में प्रशासनिक स्वतंत्रता व्यवस्था गठित हो गई। 1936 ईस्वी में उड़ीसा बिहार से पूरी तरह से अलग हो गया। 15 नवंबर 2000 को बिहार झारखंड से अलग हुआ और बिहार की अंतिम प्रशासनिक रूपरेखा किसके द्वारा गठित की गई? तो उसके बाद बिहार में अंतिम प्रशासनिक रूपरेखा का गठन किया गया। सचिवालय राज्य का प्रधान केंद्रीय प्रशासनिक इकाई है। तो राज्य का केंद्रीय प्रशासनिक इकाई कौन है? सचिवालय, जहाँ से राज्य व्यवस्था और स्व प्रशासनिक विधाओं संबंधित सभी कार्यों का नीति निर्धारण, निर्देशन एवं क्रियान्वयन होता है। सचिवालय मुख्यमंत्री एवं मंत्रिमंडल के नीचे आता है, जिन्हें जो राज्य की प्रशासन का शीर्ष संस्था है। तो सचिवालय मुख्यमंत्री एवं मंत्रिमंडल के नीचे आता है, जो राज्य प्रशासन की शीर्ष संस्था होती है। तो ये तो था हमारा बिहार के पॉलिटी का भाग 1। अगले भाग में इसे हम लोग समाप्त करेंगे। तो सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। साथ ही साथ जो लोग इसमें नए हैं वे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगली जो आने वाली वीडियो है उसका इन्फॉर्मेशन आपको आसानी से उपलब्ध हो सके। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक नमस्कार, जय हिंद।